नमस्ते दोस्तों। क्या आपने कभी सोचा है कि काश हम हैरी पॉटर की उस जादुई दुनिया को एक एक शब्द करके बिल्कुल गहराई से समझ पाते। अक्सर फिल्मों में किताबों की कई छोटी और महत्वपूर्ण बातें छूट जाती हैं। इसीलिए आज से हम एक अनोखा सफर शुरू कर रहे हैं। हम हैरी पॉटर बुक सीरीज की शुरुआत करने जा रहे हैं, वो भी लाइन बाय लाइन, पंक्ति दर पंक्ति, हिंदी में। हम सिर्फ कहानी नहीं पढ़ेंगे, बल्कि जेके रोलिंग द्वारा रचे गए उस जादू को, उन भावनाओं को और उन अनकहे रहस्यों को अपनी भाषा हिंदी में महसूस करेंगे। चाहे वो प्रिविट ड्राइव की शांति हो या हॉगवर्ट्स का जादुई गलियारा, अब हर जादू आपके और करीब होगा। तो अपनी छड़ें तैयार कर लीजिए और इस अद्भुत यात्रा में मेरे साथ जुड़िए। चलिए जादू शुरू करते हैं। प्रिवेट ड्राइव के नंबर 4 में रहने वाले मिस्टर और मिसेस डर्जली को ये बताते हुए बहुत गर्व महसूस होता था कि वे पूरी तरह से सामान्य लोग थे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। वे आखिरी लोग होंगे जिनसे आप किसी अजीब या रहस्यमयी चीज़ में शामिल होने की उम्मीद कर सकते हैं, क्योंकि वे ऐसी बकवास बातों को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करते थे। मिस्टर डर्जली ग्रैनिंग्स नाम की एक कंपनी के डायरेक्टर थे जो ड्रिल मशीनें बनाती थीं। वे एक भारी भरकम और हट्टे कट्टे आदमी थे जिनकी गर्दन लगभग न के बराबर थी, हालांकि उनकी मूछें बहुत बड़ी थीं। मिसेस डर्जली दुबली पतली थी और उनके बाल सुनहरे थे। उनकी गर्दन सामान्य से लगभग 2 गुनी लंबी थी, जो उनके बहुत काम आती थी, क्योंकि वे अपना ज्यादातर समय पड़ोसियों की जासूसी करने के लिए बगीचे की बाड़ के ऊपर गर्दन उचकाकर झांकने में बिताती थीं। डर्जली परिवार का एक छोटा बेटा था जिसका नाम डडली था, और उनकी नज़र में उससे बेहतर बच्चा दुनिया में कहीं नहीं था। डर्जली परिवार के पास वो सब कुछ था जो वे चाहते थे, लेकिन उनके पास एक राज भी था, और उनका सबसे बड़ा डर ये था कि कहीं कोई उसका पता ना लगा ले। उन्हें लगता था कि अगर किसी को भी पॉटर्स के बारे में पता चला तो वे इसे बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। मिसेस पॉटर मिसेस डर्जली की बहन थीं, लेकिन वे कई सालों से एक दूसरे से नहीं मिले थे। असल में मिसेस डर्जली तो ऐसा नाटक करती थीं जैसे उनकी कोई बहन ही ना हो, क्योंकि उनकी बहन और उनका निकम्मा पति उतने ही गैर डर्जली यानी अनडर्जलीइश थे जितना होना संभव था। डर्जली ये सोचकर ही कांप जाते थे कि अगर पॉटर्स कभी उनकी गली में आ गए तो पड़ोसी क्या कहेंगे। डर्जली जानते थे कि पॉटर्स का भी एक छोटा बेटा है, लेकिन उन्होंने उसे कभी देखा तक नहीं था। वो लड़का पॉटर्स को दूर रखने की एक और बड़ी वजह थी। वे नहीं चाहते थे कि डडली उस जैसे बच्चे के साथ घुले मिले। जब उस उदास और सुस्त मंगलवार को मिस्टर और मिसेस डर्जली की नींद खुली, जिससे हमारी कहानी शुरू होती है, तो बाहर के बादलों से भरे आसमान को देखकर ऐसा बिल्कुल नहीं लग रहा था कि जल्द ही पूरे देश में अजीब और रहस्यमयी चीज़ें होने वाली हैं। मिस्टर डर्जली काम पर जाने के लिए अपनी सबसे उबाऊ टाई चुनते समय गुनगुना रहे थे, और मिसेस डर्जली खुशी खुशी गपशप कर रही थीं, जबकि वे चीखते चिल्लाते डडली को ज़बरदस्ती उसकी ऊंची कुर्सी पर बैठाने की कोशिश कर रही थीं। उनमें से किसी ने भी खिड़की के पास से एक बड़े सुनहरे भूरे रंग के उल्लू को उड़ते हुए नहीं देखा। सुबह 8:30 बजे मिस्टर डर्जली ने अपना ब्रीफकेस उठाया, मिसेस डर्जली के गाल पर एक छोटा सा चुंबन लिया और डडली को गुड बाय किस करने की कोशिश की, लेकिन वो चूक गए, क्योंकि डडली उस समय नखरे दिखा रहा था और अपना अनाज दीवारों पर फेंक रहा था। छोटा शैतान। मिस्टर डर्जली घर से निकलते समय धीरे से हंसे। वे अपनी कार में बैठे और नंबर 4 के ड्राइववे से बाहर निकले। सड़क के कोने पर ही उन्होंने पहली बार किसी अजीब चीज का संकेत देखा, एक बिल्ली को नक्शा पढ़ते हुए। एक पल के लिए मिस्टर डर्जली को समझ ही नहीं आया कि उन्होंने क्या देखा है। फिर उन्होंने दोबारा देखने के लिए झटके से अपना सिर घुमाया। प्रिवेट ड्राइव के कोने पर एक चितकबरी बिल्ली खड़ी थी, लेकिन वहां कोई नक्शा नजर नहीं आ रहा था। वे आखिर क्या सोच रहे थे? जरूर ये रोशनी का कोई भ्रम होगा। मिस्टर डर्जली ने अपनी आंखें झपकाईं और बिल्ली को घूरा। बिल्ली ने भी उन्हें वापस घूरा। जैसे ही मिस्टर डर्जली मोड़ मुड़कर सड़क पर आगे बढ़े, उन्होंने शीशे में बिल्ली को देखा। वो अब उस बोर्ड को पढ़ रही थी जिस पर प्रिवेट ड्राइव लिखा था। नहीं, बोर्ड को देख रही थी। बिल्लियां नक्शे या साइन बोर्ड नहीं पढ़ सकती। मिस्टर डर्जली ने खुद को थोड़ा झटक दिया और बिल्ली की बात दिमाग से निकाल दी। जैसे ही वे शहर की ओर बढ़े, उनके दिमाग में ड्रिल मशीनों के एक बड़े ऑर्डर के अलावा और कुछ नहीं था जिसे पाने की वे उस दिन उम्मीद कर रहे थे। लेकिन शहर के किनारे पहुंचते ही ड्रिल मशीनों की जगह किसी और ने उनके दिमाग में ले ली। जब वे रोजाना की तरह सुबह के ट्रैफिक जैम में फंसे थे, तो वे गौर किए बिना नहीं रह सके कि आसपास बहुत सारे अजीब कपड़े पहने हुए लोग दिखाई दे रहे थे। लबादा पहने हुए लोग। मिस्टर डर्जली उन लोगों को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकते थे जो मजाकिया कपड़े पहनते थे, जैसे कपड़े आजकल के युवा पहनते हैं। उन्होंने सोचा कि शायद ये कोई बेवकूफ़ी भरा नया फैशन होगा। वे स्टीयरिंग व्हील पर अपनी उंगलियां थपथपाने लगे और उनकी नज़र पास ही खड़े इन अजीबोगरीब लोगों के एक झुंड पर पड़ी। वे आपस में बड़े उत्साह के साथ फुसफुसा रहे थे। मिस्टर डर्जली ये देखकर गुस्से में आ गए कि उनमें से कुछ तो बिल्कुल भी जवान नहीं थे। भला देखो तो, वो आदमी उनसे भी उम्र में बड़ा लग रहा था और उसने गहरे हरे रंग का लबादा पहन रखा था। कितनी हिम्मत है उसकी।
लेकिन फिर मिस्टर डर्जली के दिमाग में आया कि शायद ये कोई बेवकूफ़ी भरा स्टंट होगा। ये लोग जाहिर तौर पर किसी चीज़ के लिए चंदा इकट्ठा कर रहे होंगे। हाँ, यही बात होगी। ट्रैफिक आगे बढ़ा और कुछ ही मिनटों बाद मिस्टर डर्जली ग्रनिंग्स के पार्किंग लॉट में पहुंच गए। उनका ध्यान वापस ड्रिल मशीनों पर चला गया। मिस्टर डर्जली अपने 9वें मंजिल के ऑफिस में हमेशा खिड़की की तरफ पीट करके बैठते थे। अगर वे ऐसा नहीं करते तो शायद उस सुबह उनके लिए ड्रिल मशीनों पर ध्यान लगाना मुश्किल हो जाता। उन्होंने दिन के उजाले में उल्लुओं को तेजी से उड़ते हुए नहीं देखा, हालांकि नीचे सड़क पर खड़े लोगों ने देखा था। वे मुंह फाड़े ऊपर से गुजरते एक के बाद एक उल्लुओं को देख रहे थे और उनकी ओर इशारा कर रहे थे। उनमें से ज्यादातर लोगों ने रात में भी कभी उल्लू नहीं देखा था। फिर भी मिस्टर डर्जली की सुबह पूरी तरह सामान्य और उल्लुओं से मुक्त रही। उन्होंने 5 अलग अलग लोगों पर चिल्लाया। उन्होंने कई ज़रूरी टेलीफोन कॉल किए और थोड़ा और शोर मचाया। वे दोपहर के खाने तक बहुत अच्छे मूड में थे, जब उन्होंने सोचा कि वे थोड़ा टहल लें और सड़क पर बेकरी से अपने लिए एक बन खरीद लें। वे लबादा पहने हुए उन लोगों के बारे में पूरी तरह भूल चुके थे, जब तक कि वे बेकरी के पास उनके एक समूह के बगल से नहीं गुजरे। वहां से गुजरते समय उन्होंने उन्हें गुस्से से देखा। वे नहीं जानते थे क्यों, लेकिन उन्हें देखकर वे असहज महसूस कर रहे थे। ये झुंड भी बड़े उत्साह से फुसफुसा रहा था और उन्हें वहां चंदा इकट्ठा करने वाला एक भी डिब्बा नजर नहीं आया। जब वे एक बड़े से डोनट को थामे वापस उनके पास से गुजर रहे थे, तब उनके कानों में उनकी बातों के कुछ शब्द पड़े। पॉटर्स? हाँ वही, मैंने यही सुना है। हाँ, उनका बेटा हैरी। मिस्टर डर्जली एकदम ठिठक गए। डर की एक लहर उनके शरीर में दौड़ गई। उन्होंने फुसफुसाते हुए उन लोगों की ओर मुड़कर देखा, जैसे वे उनसे कुछ कहना चाहते हों, पर फिर उन्होंने अपना इरादा बदल दिया। वे तेजी से सड़क पार कर वापस अपने ऑफिस की ओर भागे। अपनी सेक्रेटरी पर झल्लाते हुए कहा कि कोई उन्हें परेशान ना करे। फोन उठाला और लगभग अपने घर का नंबर मिला ही लिया था कि तभी उन्होंने अपना मन बदल लिया। उन्होंने रिसीवर वापस नीचे रखा और अपनी मूंछों को सहलाते हुए सोचने लगे। नहीं, वे बेवकूफ़ी कर रहे थे। पॉटर कोई इतना अजीब नाम नहीं था। उन्हें यकीन था कि पॉटर नाम के बहुत से लोग होंगे जिनका एक बेटा होगा जिसका नाम हैरी होगा, और अगर गहराई से सोचे तो उन्हें तो ये भी पक्का नहीं पता था कि उनके भांजे का नाम हैरी ही है। उन्होंने तो उस लड़के को कभी देखा तक नहीं था। हो सकता है उसका नाम हार्वे हो या हैरोल्ड। मिसेस डर्जली को बेकार में परेशान करने का कोई फायदा नहीं था। अपनी बहन का नाम सुनते ही वे बहुत परेशान हो जाती थीं। वे उन्हें दोष भी नहीं देते थे अगर उनकी ऐसी कोई बहन होती तो, पर फिर भी वे लबादा पहने हुए लोग। उस दोपहर ड्रिल मशीनों पर ध्यान लगाना उनके लिए और भी मुश्किल हो गया। जब वे शाम 5 बजे ऑफिस से निकले तो वे अभी भी इतने चिंतित थे कि दरवाजे के ठीक बाहर वे किसी से टकरा गए। सॉरी। वे बुदबुदाए जब एक छोटा सा बूढ़ा व्यक्ति लड़खड़ाया और गिरते गिरते बचा। कुछ सेकंड बाद मिस्टर डर्जली ने गौर किया कि उस आदमी ने बैंगनी रंग का लबादा पहना हुआ था। जमीन पर गिरते गिरते बचने के बावजूद वो आदमी बिल्कुल भी परेशान नहीं दिख रहा था। इसके विपरीत उसके चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कान फैल गई और उसने एक तीखी आवाज में कहा, जिसे सुनकर राहगीर उसे माफी मत मांगिए माय डियर सर, क्योंकि आज मुझे कोई भी चीज दुखी नहीं कर सकती। खुशियां मनाइए, क्योंकि आखिरकार वो जिसका नाम नहीं लिया जा सकता चला गया है। यहाँ तक कि आप जैसे मगलू को भी आज के इस खुशी भरे दिन का जश्न मनाना चाहिए। और उस बूढ़े आदमी ने मिस्टर डर्जली को बीच से गले लगाया और आगे बढ़ गया। मिस्टर डर्जली अपनी जगह पर जड़ होकर खड़े रह गए। एक बिल्कुल अजनबी व्यक्ति ने उन्हें गले लगाया था। उन्हें यह भी लगा कि उन्हें मगलू कहा गया है। पता नहीं उसका मतलब क्या था। वे पूरी तरह घबरा गए थे। वे तेजी से अपनी कार की ओर भागे और घर के लिए निकल पड़े, ये उम्मीद करते हुए कि ये सब सिर्फ उनका वहम हो। ऐसी उम्मीद उन्होंने पहले कभी नहीं की थी, क्योंकि वे कल्पना और वहम जैसी चीजों को पसंद नहीं करते थे। जैसे ही उन्होंने अपनी कार नंबर 4 के ड्राइववे में खड़ी की, सबसे पहली चीज जो उन्हें दिखी, जिसने उनका मूड और खराब कर दिया, वो वही चितकबरी बिल्ली थी जिसे उन्होंने सुबह देखा था। वो अब उनके बगीचे की दीवार पर बैठी थी। उन्हें यकीन था कि ये वही बिल्ली है। उसकी आंखों के पास बिल्कुल वैसे ही निशान थे। शू! मिस्टर डर्जली जोर से चिल्लाए। बिल्ली अपनी जगह से हिली तक नहीं। उसने बस उन्हें एक सख्त नजर से देखा। मिस्टर डर्जली ने सोचा, क्या बिल्लियां कभी ऐसा व्यवहार करती हैं? खुद को संभालते हुए वे घर के अंदर चले गए। वे अभी भी इस बात पर अड़े थे कि वे अपनी पत्नी को कुछ नहीं बताएंगे। मिसेस डर्जली का दिन हमेशा की तरह अच्छा और सामान्य बीता था। रात के खाने पर उन्होंने मिस्टर डर्जली को पड़ोसन की बेटी की समस्याओं के बारे में बताया, और ये भी कि कैसे डडली ने एक नया शब्द सीखा है, नहीं। मिस्टर डर्जली ने सामान्य व्यवहार करने की कोशिश की। जब डडली को सुला दिया गया तो वे बैठक में आए और शाम के समाचारों की आखिरी रिपोर्ट सुनी। और अंत में पक्षी प्रेमियों ने खबर दी है कि आज देश भर के उल्लुओं का व्यवहार बहुत अजीब रहा है। हालांकि उल्लू आमतौर पर रात में शिकार करते हैं और दिन के उजाले में शायद ही कभी दिखाई देते हैं, लेकिन आज सूर्योदय के बाद से इन पक्षियों को हर दिशा में उड़ते हुए सैकड़ों बार देखा गया है। विशेषज्ञ ये समझाने में असमर्थ हैं कि उल्लुओं ने अचानक अपनी सोने की आदत क्यों बदल ली है। न्यूज़कास्टर मुस्कुराया। बेहद रहस्यमयी। और अब मौसम की जानकारी के लिए चलते हैं जिम मैकफिन के पास। जिम, क्या आज रात और उल्लुओं की बारिश होने वाली है? खैर टेड, मौसम बताने वाले ने कहा, उसके बारे में तो मुझे नहीं पता, लेकिन आज सिर्फ उल्लू ही अजीब व्यवहार नहीं कर रहे हैं।
कैंट, यॉर्कशायर और डंडी जैसे दूर दराज के इलाकों से दर्शकों ने फोन करके बताया है कि कल बारिश के मेरे वादे के बजाय वहां आज टूटते तारों की झड़ी लग गई। शायद लोग बोनफायर नाइट जल्दी मना रहे हैं। साथियों, वो तो अगले हफ्ते है, पर मैं वादा कर सकता हूं कि आज रात बारिश जरूर होगी। मिस्टर डर्सली अपनी कुर्सी पर जम से गए। पूरे ब्रिटेन में टूटते तारे, दिन के उजाले में उड़ते उल्लू, हर जगह लबादा पहने रहस्यमयी लोग और एक फुसफुसाहट, पॉटर्स के बारे में एक फुसफुसाहट। मिसेस डर्सली चाय के 2 कप लेकर बैठक में आईं। अब चुप रहना मुमकिन नहीं था, उन्हें कुछ ना कुछ तो कहना ही होगा। उन्होंने घबराते हुए अपना गला साफ किया। ए पेटूनिया, प्रिया, हाल ही में तुम्हें तुम्हारी बहन की कोई खबर मिली है क्या? जैसा कि उन्हें उम्मीद थी, मिसेस डर्सली हैरान और गुस्से में दिखाई दी। आखिर वे लोग आमतौर पर ऐसा दिखावा करते थे जैसे उनकी कोई बहन ही ना हो। नहीं, क्यों? तीखे स्वर में कहा। खबरों में कुछ अजीब चीजें आ रही हैं। मिस्टर डर्सली बुदबुदाए। उल्लू, टूटते तारे, और आज शहर में बहुत सारे अजीब अजीब दिखने वाले लोग थे। तो मिसेस डर्सली झल्लाकर बोली। नहीं, मैंने बस सोचा शायद तुम जानती हो, उसके जैसे लोगों से हो। डर्सली ने होठ से कोड़ते हुए चाय की चुस्की ली। मिस्टर डर्सली ने सोचा कि क्या वे उन्हें ये बताने की हिम्मत करें कि उन्होंने पॉटर नाम सुना है। उन्होंने फैसला किया कि वे ऐसी हिम्मत नहीं करेंगे। इसके बजाय उन्होंने जितना हो सके उतना सहज बनते हुए कहा, उनका बेटा वो अब डडली की उम्र का ही होगा, है ना? मिसेस डर्सली ने कड़ाई से कहा। शायद उसका नाम क्या है? हॉवर्ड, है ना? हैरी, अगर तुम मुझसे पूछो तो बहुत ही घटिया और मामूली नाम है। ओह, ने कहा। हाँ। उनका दिल बुरी तरह बैठने लगा। हाँ, मैं तुम्हारी बात से पूरी तरह सहमत हूं। सोने के लिए ऊपर जाते समय उन्होंने इस विषय पर एक शब्द भी नहीं कहा। जब मिसेस डर्सली बाथरूम में थी, मिस्टर डर्सली दबे पांव बेडरूम की खिड़की के पास गए और नीचे सामने के बगीचे में झांका। बिल्ली अभी भी वहीं थी। वो प्रिवेट ड्राइव की ओर ऐसे टकटकी लगाकर देख रही थी जैसे किसी चीज का इंतजार कर रही हो। क्या ये सब उनका वहम था? क्या इन सब का पॉटर्स से कोई लेना देना हो सकता है? अगर ऐसा हुआ, अगर लोगों को पता चला कि उनका रिश्ता ऐसे लोगों के साथ है, तो वे इसे बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। डर्सली दंपत्ति बिस्तर पर चले गए। मिसेस डर्सली तो जल्दी सो गईं, लेकिन मिस्टर डर्सली जागते रहे और मन ही मन सब कुछ सोचते रहे। सोने से पहले उनका आखिरी सुकून देने वाला विचार ये था कि भले ही पॉटर्स इन सब में शामिल हों, लेकिन उनके और पेटूनिया के पास आने की कोई वजह नहीं थी। पॉटर्स अच्छी तरह जानते थे कि वो और पेटूनिया उनके और उनके जैसे लोगों के बारे में क्या सोचते हैं। उन्हें नहीं लगता था कि जो कुछ भी हो रहा है उसमें वो और पेटूनिया कभी फंस सकते हैं। उन्होंने उबासी ली और करवट बदल ली, इसका उन पर कोई असर नहीं पड़ सकता था। वे कितने गलत थे। मिस्टर डर्सली शायद एक बेचैन नींद की ओर बढ़ रहे थे, लेकिन बाहर दीवार पर बैठी बिल्ली के पास नींद का कोई नामो निशान नहीं था। वो एक मूर्ति की तरह शांत बैठी थी। उसकी आंखें बिना झपके प्रिवेट ड्राइव के दूर वाले कोने पर जमी हुई थीं। बगल वाली गली में कार का दरवाजा बंद होने या ऊपर से 2 उल्लुओं के गुजरने पर भी वो जरा भी नहीं हिली। सच तो ये है कि आधी रात होने से ठीक पहले तक वो बिल्ली अपनी जगह से टस से मस नहीं हुई। उसी कोने पर जहां बिल्ली कब से टकटकी लगाए बैठी थी, अचानक एक व्यक्ति प्रकट हुआ। वो इतनी खामोशी और तेजी से उभरा जैसे कि वो जमीन फाड़ कर निकला हो। बिल्ली की पूंछ थिरकी और उसकी आंखें सिकुड़ गईं। प्रिवेट ड्राइव पर आज से पहले इस आदमी जैसा कोई कभी नहीं देखा गया था। वो लंबा, दुबला और बहुत ही वृद्ध था। उसके चांदी जैसे सफ़ेद बाल और दाढ़ी इतने लंबे थे कि उन्हें बेल्ट में खोसा जा सकता था। उसने लंबा चोगा, जमीन को छूता हुआ बैंगनी लबादा और ऊंची एड़ी वाले बकल वाले जूते पहन रखे थे। उसकी नीली आंखें चमकदार थीं और आधी चांद जैसी ऐनक के पीछे से चमक रही थीं। उसकी नाक बहुत लंबी और टेढ़ी थी, जैसे कि वो कम से कम 2 बार टूट चुकी हो। इस आदमी का नाम था अल्बस डंबलडोर। अल्बस डंबलडोर को इस बात का जरा भी एहसास नहीं था कि वे एक ऐसी गली में आए हैं जहां उनके नाम से लेकर उनके जूतों तक हर चीज का स्वागत नहीं किया जाएगा। वे अपने लबादे में कुछ ढूंढने में व्यस्त थे। तभी उन्हें महसूस हुआ कि कोई उन्हें देख रहा है। उन्होंने नजर उठाई तो देखा कि सड़क के दूसरे छोर से वही बिल्ली उन्हें घूर रही है। न जाने क्यों बिल्ली को देखकर उनके चेहरे पर एक मुस्कान आ गई। वे धीरे से मुस्कुराए और बुदबुदाए, मुझे समझ जाना चाहिए था। आखिरकार उन्हें अपने अंदरूनी जेब में वो चीज मिल रही जिसे वे ढूंढ रहे थे। ये एक चांदी का सिगरेट लाइटर जैसा लग रहा था। उन्होंने उसे खोला, हवा में ऊपर उठाया और क्लिक किया। पास का स्ट्रीट लैंप एक हल्की सी आवाज के साथ बुझ गया। उन्होंने फिर से क्लिक किया। अगला लैंप भी अंधेरे में डूब गया। उन्होंने इस पुटआउटर को 12 बार क्लिक किया, जब तक कि पूरी सड़क पर सिर्फ 2 छोटी रोशनियां नहीं बच गईं, और वे थीं बिल्ली की आंखें जो उन्हें देख रही थीं। अब अगर कोई खिड़की से बाहर झांकता, यहाँ तक कि तेज नजर वाली मिसेस डर्सली भी, तो उन्हें फुटपाथ पर हो रही किसी भी हलचल का पता नहीं चलता। डंबलडोर ने पुटआउटर को वापस अपने लबादे में रखा और नंबर 4 की ओर चल दिए, जहां वे बिल्ली के पास दीवार पर बैठ गए। उन्होंने उसकी तरफ देखा नहीं, पर थोड़ी देर बाद उससे बात की।
आपको यहाँ देखकर सुखद आश्चर्य हुआ, प्रोफेसर मैकगोनागल। वे बिल्ली की ओर देखकर मुस्कुराए, पर वहां बिल्ली नहीं थी। इसके बजाय वे एक गंभीर दिखने वाली महिला की ओर देखकर मुस्कुरा रहे थे, जिन्होंने ठीक वैसी ही चौकोर ऐनक पहन रखी थी जैसे निशान बिल्ली की आंखों के पास थे। उन्होंने भी पन्ने जैसा हरा यानी एमरल्ड लमादा पहना हुआ था और उनके काले बालों का कसकर जूड़ा बना हुआ था। वे काफी परेशान दिख रही थीं। आपको कैसे पता चला कि ये मैं हूँ? मेरी प्रिय प्रोफेसर, मैंने आज तक किसी बिल्ली को इतनी अकड़ के साथ बैठे हुए नहीं देखा। अगर आप भी दिन भर ईंट की दीवार पर बैठी होती तो आप भी अकड़ जाती। प्रोफेसर मैकगोनागल ने ठंडी आवाज में कहा। दिन भर जब आप जश्न मना सकती थी। यहाँ आते समय मैं कम से कम दर्जनों दावतों और पार्टियों के पास से गुजरा हूँ। प्रोफेसर मैकगोनागल ने गुस्से में लंबी सांस ली। ओ हाँ, हर कोई जश्न मना रहा है, सब ठीक उन्होंने है। अधीरता से आपको कहा। लगेगा कि वे थोड़े सावधान रहेंगे, लेकिन नहीं बेग। उन्हें कुछ तो नजर आना ही था कैंट में टूटते तारे साथ। मुझे यकीन है कि ये डेडालस डिगल की करतूत होगी। आप उन्हें दोष नहीं दे सकती। 11 सालों में हमारे पास जश्न मनाने के लिए बहुत कम मौके आए हैं। मैं जानती हूँ, हाँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम अपना आपा खो दें। लोग बिल्कुल लापरवाह हो रहे हैं, दिन दहाड़े सड़कों पे घूम रहे हैं, यहाँ तक कि उन्होंने मगल कपड़े भी नहीं पहने हैं और अफवाहें फैला रहे हैं। उन्होंने डंबलडोर की ओर एक तिरछी और पैनी नजर डाली, जैसे उम्मीद कर रही हों कि वे उन्हें कुछ बताएंगे, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं कहा। वे आगे बोली। कितनी बड़ी विडंबना होगी कि जिस दिन आप तो जानते हैं कौन आखिरकार गायब हुआ है, उसी दिन मगलों को हमारे बारे में पता चल जाए। मेरा मतलब है, क्या वो वाकई चला गया है डंबलडोर? यकीनन ऐसा ही लगता है। हमारे पास शुक्रगुजार होने के लिए बहुत कुछ है, डंबलडोर ने कहा। क्या आप एक लेमन ड्रॉप लेना चाहेंगी? एक क्या? लेमन ड्रॉप, ये मगलों की एक मिठाई है जो मुझे काफी पसंद है। जी नहीं, शुक्रिया। प्रोफेसर मैकगोनागल ने रूखेपन से कहा, जैसे उन्हें लगा हो कि ये लेमन ड्रॉप खाने का सही समय नहीं है। जैसा कि मैं कह रही थी, भले ही आप तो जानते हैं कौन चला गया हो। पिछले 11 सालों से मैं लोगों को उन्हें उनके असली नाम वोल्डेमॉर्ट से बुलाने के लिए मनाने की कोशिश कर रहा हूं। प्रोफेसर मैकगोनागल कांप गईं, लेकिन डंबलडोर, जो 2 लेमन ड्रॉप्स को अलग करने में व्यस्त थे, उन्होंने जैसे इस पर ध्यान ही नहीं दिया। मैं जानती हूँ कि आपको डर नहीं लगता, लेकिन आप अलग हैं। आप मुझे शर्मिंदा कर रही हैं। मैकगोनागल ने डंबलडोर की ओर एक पैनी नजर डाली और कहा, ये उड़ते हुए उल्लू तो उन अफवाहों के सामने कुछ भी नहीं है जो चारों ओर फैली हुई हैं। क्या आप जानते हैं कि हर कोई क्या कह रहा है उसके गायब होने की वजह के बारे में, कि आखिरकार उसे किसने रोका? ऐसा लगा कि प्रोफेसर मैकगोनागल अब उस मुद्दे पर पहुंच गई थीं जिस पर बात करने के लिए वे सबसे ज्यादा बेचैन थीं। यही वो असली वजह थी जिसके लिए वे पूरे दिन उस ठंडी दीवार पर बैठी रही थीं। एक बिल्ली या एक महिला के रूप में भी उन्होंने डंबलडोर को कभी इतनी भेदने वाली नज़र से नहीं देखा था जितना आप देख रही थीं। ये साफ था कि हर कोई जो भी कह रहा था वे तब तक उस पर विश्वास नहीं करने वाली थीं जब तक डंबलडोर उसे सच ना कह दे। डंबलडोर ने हालांकि एक और लेमन ड्रॉप चुना और कोई जवाब नहीं दिया। वे जो कह रहे हैं वो ये है कि कल रात वोल्डेमॉर्ट गॉड्रिक्स होलो पहुंचा था। वो पॉटर परिवार को ढूंढने गया। The rumor is that Lily and James Potter Fawns, they are dead. They are dead. डंबलडोर ने अपना सिर झुका लिया। प्रोफेसर मैकगोनागल की सांसें थमसी गईं। लिली और जेम्स। मुझे यकीन नहीं हो रहा। ओह अल्बस, मैं जानता हूँ। सिर्फ यही नहीं, वे कह रहे हैं कि उसने पॉटर के बेटे हैरी को भी मारने की कोशिश की। He couldn't do it. He could not kill that little boy. No one knows how. But they are saying that when he couldn't kill Harry Potter, Voldemort's powers somehow ended, and that is why he is gone. इतना सब कुछ करने के बाद वो एक छोटे से बच्चे को नहीं मार सका। लेकिन भगवान के लिए हैरी आखिर बचा कैसे? हम सिर्फ अंदाजा ही लगा सकते हैं, शायद हमें कभी पता न चले। प्रोफेसर मैकगोनागल ने एक रुमाल निकाला और अपनी ऐनक के नीचे से अपनी आंखें पोंछी। डंबलडोर ने अपनी जेब से एक सोने की घड़ी निकाली और उसे गौर से देखा। वो एक बहुत ही अजीब घड़ी थी। उसमें 12 सुइयां थी लेकिन कोई नंबर नहीं थे। इसके बजाय उसके किनारे पर छोटे छोटे ग्रह घूम रहे थे। डंबलडोर को शायद वो घड़ी समझ आ रही थी, क्योंकि उन्होंने उसे वापस जेब में रखा और कहा, By the way, हैग्रिड को देर हो गई है। वैसे मुझे लगता है कि उसने ही आपको बताया होगा कि मैं यहाँ मिलूंगा।
हाँ, और मुझे नहीं लगता कि आप मुझे ये बताने वाले हैं कि आखिर आप इसी जगह क्यों आए हैं। मैं हैरी को उसके मौसा और मौसी के पास छोड़ने आया हूं। अब वही उसका इकलौता परिवार बचा है। आपका मतलब उन लोगों से तो नहीं जो यहाँ रहते हैं? प्रोफेसर मैगोनिगल चिल्लाते हुए खड़ी हुई और नंबर 4 की ओर इशारा किया। डंबलडोर, आप ऐसा नहीं कर सकते। मैं दिन भर से उन पर नजर रखे हुए हूँ। आपको ऐसे 2 लोग कहीं नहीं मिलेंगे जो हमसे इतने अलग हों। And their son, I have seen him kicking his mother across the entire road and shouting for sweets. Harry Potter will stay here. ये उसके लिए सबसे अच्छी जगह है। When he grows up, his uncle and aunt will be able to explain everything to him. I have written their names on a letter. एक पत्र? हैग्रिड उसे ला रहा है। सच में डंबलडोर, क्या आपको लगता है कि हैग्रिड को इतनी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी देना समझदारी है? मैं अपनी जान तक हैग्रिड के भरोसे छोड़ सकता हूँ, डंबलडोर ने कहा। मैं ये नहीं कह रही कि उसका दिल साफ नहीं है, प्रोफेसर मैगोनिगल ने अनिच्छा से कहा, लेकिन आप ये नाटक नहीं कर सकते कि वो लापरवाह नहीं है। उसे अक्सर ये क्या था? डंबलडोर ने अपनी आधी चांद वाली ऐनक के ऊपर से बड़ी गंभीरता से देखते हुए कहा। हाँ बिल्कुल, किसी भी बच्चे का सिर चकराने के लिए यह काफी होगा। चलने और बोलने से पहले ही मशहूर, ऐसी चीज के लिए मशहूर जिसे वह याद भी नहीं रख पाएगा। क्या आप नहीं देख सकती कि उसके लिए यह कितना बेहतर होगा कि वह इन सब बातों से दूर बड़ा हो जब तक कि वह इन्हें संभालने के लिए तैयार न हो जाए। प्रोफेसर मैगोनिगल ने अपना मुंह खोला, फिर मन बदला और कहा, हाँ आप सही कह रहे हैं, बिल्कुल। लेकिन डंबलडोर लड़का यहाँ आ कैसे रहा है? उन्होंने अचानक डंबलडोर के लबादे को ऐसे देखा जैसे उन्हें लगा हो कि उन्होंने हैरी को उसके नीचे छिपाया है। हैग्रिड उसे लेकर आ रहा है। क्या आपको लगता है कि हैग्रिड पर इतने महत्वपूर्ण काम के लिए भरोसा करना बुद्धिमानी है? हाँ, मुझे विश्वास है। मैं हैग्रिड पर अपनी जान से ज्यादा भरोसा कर सकता हूँ। मैं ये नहीं कह रही कि उसका दिल साफ नहीं है, लेकिन आप ये ढोंग नहीं कर सकते कि वह लापरवाह नहीं है। उसकी आदत है। वह क्या था? एक गड़गड़ाहट की आवाज ने उनके आसपास की शांति को भंग कर दिया। जैसे जैसे वे सड़क पर किसी रोशनी की तलाश में इधर उधर देख रहे थे, वो आवाज तेज होती गई। वो एक दहाड़ में बदल गई जब उन दोनों ने आसमान की ओर देखा और एक विशाल मोटरसाइकिल हवा से नीचे गिरी और उनके सामने सड़क पर उतरी। अगर मोटरसाइकिल विशाल थी तो उस पर बैठा आदमी उससे भी कहीं ज्यादा बड़ा था। वो एक सामान्य आदमी से लगभग 2 गुना लंबा और कम से कम 5 गुना चौड़ा था। वो इतना बड़ा लग रहा था जैसे उसे कहीं जाने की अनुमति ही नहीं होनी चाहिए, और वो बहुत जंगली दिख रहा था। उसके चेहरे का ज्यादातर हिस्सा उलझे हुए काले बालों और दाढ़ी से छिपा था। उसके हाथ कचरे के डिब्बों के ढक्कन जितने बड़े थे और चमड़े के जूतों में उसके पैर किसी नन्हे डॉल्फिन जैसे लग रहे थे। अपनी विशाल मांसल भुजाओं में उसने कंबलों का एक गुच्छा थाम रखा था। डंबलडोर ने राहत महसूस करते हुए कहा, आखिरकार। और तुम्हें यह मोटरसाइकिल कहां से मिली? इसे उधार मांगा है प्रोफेसर डंबलडोर सर। युवा सीरियस ब्लैक ने यह मुझे उधार दी है। मैं उसे ले आया हूं सर। कोई समस्या तो नहीं हुई? नहीं सर, घर लगभग तबाह हो चुका था, लेकिन मगल्स के वहां इकट्ठा होने से पहले ही मैंने उसे सुरक्षित बाहर निकाल लिया। जब हम ब्रिस्टल के ऊपर से उड़ रहे थे तब वह सो गया था। डंबलडोर और प्रोफेसर मैगोनिगल कंबलों के उस गुच्छे की ओर झुके। अंदर एक छोटा बच्चा गहरी नींद में सो रहा था। उसके माथे पर जेट जैसे काले बालों के नीचे उन्हें एक अजीब आकार का निशान दिखा, जैसे बिजली कड़की हो। क्या यह वही है? हाँ, यह निशान उसके पास हमेशा रहेगा। क्या आप इसके बारे में कुछ नहीं कर सकते डंबलडोर? अगर मैं कर भी पाता तब भी नहीं करता। निशान कभी कभी काम आ सकते हैं। मेरे अपने बाएं घुटने के ऊपर एक निशान है जो लंदन अंडरग्राउंड मेट्रो का सटीक नक्शा है। खैर, इसे मुझे दे दो हैग्रिड। बेहतर होगा कि हम इस काम को पूरा करें। चाहिए। डंबलडोर ने हैरी को अपनी बाहों में लिया और डर्सली के घर की ओर मुड़े। क्या मैं उसे आखिरी बार विदा कह सकता हूँ सर? हैग्रिड ने पूछा। उसने अपना विशाल सिर हैरी की ओर झुकाया और उसे एक बहुत ही खुरदुरा हो दाढ़ी वाला चुंबन दिया। फिर अचानक हैग्रिड एक घायल कुत्ते की तरह जोर से रो पड़ा। शश, प्रोफेसर मैगोनिगल फुसफुसाए। तुम मगल को जगा दोगे। माफ करना, लेकिन
मैं इसे बर्दाश्त नहीं कर पा रहा हैग्रिड सिसकते हुए बोला और एक बड़ा सा रुमाल निकालकर अपना मुंह उसमें छिपा लिया। Lily and James have gone, and poor little Harry has been left to live with these muggles, Car. हाँ, ये सब बहुत दुखद है, लेकिन खुद को संभालो हैग्रिड, वरना प्रोफेसर हम मैकगोनागल पकड़े ने जाएंगे। फुसफुसाते हुए हैग्रिड के हाथ को सहलाया। डंबलडोर बगीचे की नीची दीवार को पार कर सामने के दरवाजे तक पहुंचे। उन्होंने हैरी को बड़ी कोमलता से दहलीज पर लिटाया, अपने लबादे से एक पत्र निकाला, उसे हैरी के कंबल के अंदर खोसा और फिर वापस उन दोनों के पास आए। पूरे 1 मिनट तक वे तीनों खड़े होकर उस नन्ही कटरी को देखते रहे। हैग्रिड के कंधे कांप रहे थे, प्रोफेसर मैकगोनागल अपनी आंखें झपका रही थी और डंबलडोर की आंखों में रहने वाली वो जादुई चमक बुझती हुई लग रही थी। खैर, डंबलडोर ने आखिरकार कहा, खैर तो ये हो गया। हाँ, हैग्रिड ने दबी हुई आवाज में कहा, बेहतर होगा कि हम भी जाकर जश्न में शामिल हों। हाँ, बेहतर होगा कि मैं ये बाइक वापस कर दूं। शुभ रात्रि प्रोफेसर मैकगोनागल पारी, प्रोफेसर डंबलडोर सर। जल्द ही मुलाकात होगी प्रोफेसर मैकगोनागल। डंबलडोर ने उनकी ओर सिर हिलाते हुए कहा। प्रोफेसर मैकगोनागल ने जवाब में अपनी नाक साफ की। डंबलडोर मुड़े और सड़क पर वापस चल दिए। कोने पर वे रुके और अपना चांदी का पुट आउटर निकाला। उन्होंने एक बार क्लिक किया और रोशनी की 12 गेंदें तेजी से वापस अपने स्ट्रीट लैंप में चली गईं। प्रिवेट ड्राइव अचानक और रंगी रोशनी से जगमगा उठा और उन्हें सड़क के दूसरे कोने पर एक चितकबरी बिल्ली मुड़ते हुए दिखाई दी। वे नंबर 4 की दहलीज पर कंबलों की उस गठरी को देख पा रहे थे। गुड लक हैरी, वे धीरे से बुदबुदाए। वे अपनी एड़ी पर मुड़े और अपने लबादे की एक सरसराहट के साथ गायब हो गए। प्रिवेट ड्राइव की कटी छटी झाड़ियों के बीच से एक ठंडी हवा गुजरी जो स्याही जैसे काले आसमान के नीचे बिल्कुल शांत और व्यवस्थित थी। ये आखिरी जगह थी जहां आप किसी चमत्कार के होने की उम्मीद कर सकते थे। हैरी पॉटर बिना जाके अपने कंबलों के अंदर करवट बदली, उसके एक नन्हे हाथ में अपने पास रखे पत्र को कस लिया और वो सोता रहा, ये ना जानते हुए कि वो खास है, ये ना जानते हुए कि वो मशहूर है, ये ना जानते हुए कि कुछ ही घंटों में मिसेस डर्सली की चीखों से जगा देगी जब वे दूध की बोतलें उठाने के लिए दरवाजा खोलेंगी। उसे ये भी नहीं पता था कि इसी पल पूरे देश में चोरी छिपे मिल रहे लोग अपने जाम उठा रहे थे और दबी हुई आवाज में कह रहे थे, टू हैरी पॉटर द बॉय हु लिव्ड।